हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप फ़ोटो में देख ही रहे हो, तो हम त्र्यंबकेश्वर गए थे। ये नासिक का प्लेटफॉर्म है। तो हम ट्रेन से एक्चुअली मैं बिहार से वापस पुणे आ रही थी, तो अभी बहुत क्राउड की वजह से ना ट्रेन मिल नहीं पा रही है, और उसके ऊपर से पुणे और मुंबई में इतनी बारिश हो रही थी, तो हम नासिक में ही उतर गए ट्रेन से। और ये रहा हमारा होटल, यहाँ पे हमने स्टे किया था। प्लान बहुत पहले से ही था, बट ठीक था। इतने टाइम लग गए मुझे, पुणे में मुझे 5 साल लग गए, फिर भी त्र्यंबकेश्वर पहुँचते पहुँचते 5 साल लगे। तो यहाँ पे हमने रूम लिया था। रूम ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, बट ठीक है। और मैं आपको कहूँगी कि रूम आपको वहाँ पे जाकर ही लेना चाहिए, वो आपको पैसे में कम कर देते हैं। तो ये हम निकल गए थे शाम को 4 बजे त्र्यंबकेश्वर के लिए। यहाँ भी बहुत बारिश होने लगी थी। ऐसे हम जब निकले थे ना होटल से, तब उतनी बारिश नहीं थी, पर जब हम पहुँच गए ना वहाँ पे पास में, तब जाके बारिश स्टार्ट हो गई। पर अच्छी थी। कहते हैं कि बारिश में भीगना चाहिए, आपका ऑरा क्लीन होता है। तो अब भगवान के दर पे जा रहे हो और अगर बारिश हो जाए तो वो उससे अच्छी बात क्या ही होती है। तो बस ऐसे ही। तो यहाँ पे जब आप जाओगे ना, अगर 4 व्हीलर से जा रहे हो या 2 व्हीलर से, तो वहाँ के जो लोकल होते हैं ना, वो आपको पार्किंग के लिए पैसे लेते हैं। सबका प्राइस भी अलग अलग है, वो एक दूसरे की मिली भगत होती है। तो 2 व्हीलर की इन्होंने प्राइस रखी थी 250, और 4 व्हीलर की 350। हालांकि हमने 300 ही दिया था। तो यहाँ पे लगना था हमें लंबी लाइन, क्योंकि अभी सावन था। बिहार का सावन आ चुका था। महाराष्ट्र में सावन 15 दिन बाद आता है। तो ये रहे। तो हम लाइन में, जबकि हमने वीआईपी टिकट लिया था। वीआईपी टिकट में आपको पर हेड 200 पेड करना होता है, और इसमें आपको 2 घंटे बचते हैं। अदरवाइज़ आपको 4 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, और अगर आप वीआईपी टिकट लेते हो तो आपको 2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो ऐसा था कि हम धीरे धीरे 2 घंटे या 3 घंटे लग गए थे हमें तो, पर ठीक है, इतना तो बनता है। तो हम लाइन में लगने के बाद अंदर का तस्वीर नहीं ले पाए, क्योंकि वो अलाउड नहीं था। तो फिर पूजा होने के बाद हम इधर निकल गए थे। इधर निकलने के बाद ये ऐसा व्यू निकला था, इतना सुंदर लग रहा था ना। वो आप जो दूर से देख रहे हो ना, वो झरना उधर गिर रहा था, और ये एक तालाब टाइप था, इसमें बोटिंग होती थी। बट अभी शाम की वजह से या फिर पता नहीं किस वजह से बोटिंग बंद थी। बारिश बहुत हो रही है ना, तो इस वजह से शायद वो लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। तो ये था मार्केट वहाँ का। त्र्यंबकेश्वर के पास का मार्केट दिखा रही हूँ मैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक स्टेशन से आपको 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आता है। और शाम की आरती आप ज़रूर लीजिए। तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। तो हम निकल रहे थे अब रूम के लिए, क्योंकि बहुत रात हो चुका था, और मुझे तो वहाँ पे ये लग रहा था कि हम अगर वीआईपी टिकट लेने के बाद हमें इतना लेट हुआ। तो ये जो था ना, ये हमारे होटल के रूम का है व्यू, मॉर्निंग व्यू। क्योंकि मैं ना रात भर सो ही नहीं पाई, क्योंकि थोड़ा सा है, मुझे जगह चेंज होता है ना, तो नींद उतनी नहीं आती मुझे। तो मैं ऐसे ही बैठी थी। सुबह 4 बजे थे, 4-5 बजे का सीन है ये, बालकनी से। तो ये व्यू बहुत अच्छा था, और मैं होटल रूम अगर लेती भी हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा व्यू चाहिए बाल। तो फिर अब हमें यहाँ से लौटना भी था, क्योंकि अब हमें नासिक में दूसरा दिन था हमारा ये। तो निकल गए थे हम। होटल वाले ने ही हमें जगह के बारे में बताया था कि आप यहाँ यहाँ जा सकते हो यहाँ। तो इस वजह से हम वहाँ से सुबह ही हालांकि हमारा चेकआउट का टाइम 10 बजे था, पर हम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास निकल चुके थे। तो नासिक ना थोड़ा बहुत मुझे बनारस जैसा लगा। हालांकि मैं बनारस घूमी नहीं हूँ, देखा ही है मैंने, पर हाँ मुझे वो लगा, क्योंकि क्या था ना कि ये भी पुराने शहर जैसा ही लग रहा था। और ये सब जो मंदिर होता है ना, ऐसा मतलब मंदिर हो या घर हो या कोई भी जगह जो थोड़ा सा पुराना और मतलब थोड़ा
स्पिरिचुअल रहता है ना, वो मुझे थोड़ा ना अच्छा लगता है। तो इस वजह से मुझे ये जगह बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंदर जो कलाकृति थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप देख सकते हो, पर वहाँ का जो वहाँ पे जाने के बाद का जो होता है ना, वो अलग ही होता है आपका। तो यहाँ पे 2 मतलब कि एंट्री के लिए ना 2 लॉन था। एक यहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए थे, राम, लक्ष्मण और सीता सामने, वो आप देख रहे होंगे। तो ये एक बालकनी पार करने के बाद हमारा मंदिर आता है। तो यहाँ पे ये भी बन रहा था, बहुत कुछ इसमें काम लगा हुआ था चारों तरफ से। मैंने पूछा तो नहीं कि इसका नाम काला राम क्यों पड़ा, पर मंदिर का कलर देख के और स्टैचू का कलर देख के मुझे लगता है शायद श्याम रूप में होने के कारण राम जी का ये मंदिर काला राम नाम पड़ा होगा। यहाँ पे विराजमान थे राम, लक्ष्मण और सीता। कहीं कहीं पे आप जाते हो ना, तो आपको मूर्ति देखकर ही ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे ना एक कनेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे क्या था ना, शूर्पणखा का नाक कटने के बाद राम और लक्ष्मण को सीता को छुपाना था, तो वो यहीं पे उनको लेकर आए थे छुपाने के लिए। और ये गुफ़ा इतनी पतली थी, इतनी छोटी थी और इतनी गहरी थी ना, कि मतलब मैं तो शुरू में डर गई, मुझे लगा मैं नहीं जा पाऊँगी। लेकिन फिर लगा, हिम्मत करा मैंने कि नहीं, बार बार आना तो होता नहीं है, अब यहाँ से लौटना भी सही नहीं होगा। तो मतलब बहुत डर डर के मैं गई हूँ इसके अंदर। लेकिन मतलब मानना पड़ेगा कि यहाँ भगवान कैसे रहे होंगे। ये जूनी पर्णकुटी है। यहाँ पे ना भगवान ने 5 पेड़ लगाए थे, तो वो इसी वजह से भी फेमस है। फिर यहाँ पे हम दूसरे कुटी में आ गए थे, जो कहते हैं ना पर्णकुटी, पत्तों से जो उन्होंने शुरू में बनाया था। तो शूर्पणखा का नाक कटने के बाद फिर वापस वो इसी में आ गए थे। और यहाँ पे था, ये जगह जो है वो यहीं पर से रावण सीता को ले गया था। फिर यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। और यहाँ पे कुंभ मेला स्टार्ट होता है नासिक में। फिर यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी का था कि जब ये तपोवन था, यहाँ पे लक्ष्मण भगवान तपस्या करने के बाद शेषनाग रूप में परिवर्तित हुए थे। तो ये जगह भी उतना ही अच्छा था। और जो भी कहिए, मेला आपको हर जगह मिलेगा, दुकानें आपको हर जगह मिलेंगी, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। रोड भी बहुत अच्छा था, शहर भी अच्छा था, और मौसम, हम सही मौसम में भी गए थे। तो मतलब कितना भी हमने घूमा ना, हमें कोई कुछ ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। वरना गर्मी में तो इतना घूमने पर हम बहुत दिक्कत हो जाता। तो यहाँ पे इधर से ऐसे सजाया हुआ था लक्ष्मण जी, और बोर्ड लगाए हुए थे। ये था, ऐसा नज़ारा कुछ था मंदिर का। और ये यहाँ पे शेषनाग रूप में बैठे हुए हैं। ये है गोदावरी। यहाँ पे 2 नदियों का संगम था, कपिला और गोदावरी। इधर से गोदावरी बह रही थी और उधर से कपिला नदी आकर मिल रही थी। तो ये जगह भी उतना ही शानदार था। फिर हम निकल गए थे। एक ये मंदिर था जिसमें सारे भगवान, सारे धर्म की मूर्तियाँ रखी हुई थी। ये मुझे अच्छा लगा, इन्होंने जो एक मतलब अच्छा काम किया है। फिर हम ये जो मंदिर है ना, ये मैंने जाते टाइम ही देखा था, पर लौटते टाइम सोचा कि यहाँ पे, मैंने कहा ना, मुझे ऐसे पुराने खंडहर जैसे घर या मंदिर बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे गई थी, और यहाँ पे भी क्या था, शेषनाग का ही था मंदिर। चारों तरफ से, मंदिर के चारों तरफ ये मूर्तियाँ लगी हुई थी। और इनका जो डिज़ाइनिंग था ना, ये देखो आप, कुछ कुछ जगह जाने पे ना ऐसा फील होता है कि नहीं, भगवान ना यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये कुछ जगह मेरे लिए वैसा ही एक्सपीरियंस था। अब देखो, कितना पुराना होगा ये मंदिर। यहाँ पे ये टूटा फूटा सा था, फिर भी मतलब इस पे सीमेंटेड करके अभी फ़िलहाल
पिलर देकर इसको संभाला हुआ था। तो यहाँ पे सामने थे, कान में इनको कहते हैं कि इनको बोलने से आपकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। तो मैंने भी कुछ इच्छा थी, मांग लिया। फिर हम आगे बढ़े। पूर्ति इच्छा की हो या ना हो, पर ठीक है, एक सुकून तो है एटलीस्ट। यहाँ अंदर का आप डिज़ाइन देखो। फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या था ना पंडित थे न पुजारी, कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि फिर ये थी नर्मदा नदी बह रही थी, इसके साथ ये ऐसे बसा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने बनारस क्यों बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत वाइब मुझे मैच कर रही थी वहाँ से। फिर यहाँ पे हम निकले थे, लास्ट मंदिर था ये हमारा नासिक का, मुक्ति धाम कहते हैं। ये तो इतना खूबसूरत मंदिर था, टेम्पल था ना, इसमें सारे भगवान, सारे ज्योतिर्लिंग, सारे जितने भी फेमस जगह है और जितने भी ज्योतिर्लिंग है और जितने भी भगवान हैं, ये सारे यहाँ पे स्थापित किए हुए थे। तो हम ये यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग को दिखाया जा रहा था। यहाँ पे पूजा भी किया, 100 रुपये लेते हैं पंडित जी जल ढारने का और करवा देते हैं वो। तो अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। अब हम निकल रहे थे पुणे के लिए। तो यहाँ पे हमारा ट्रॉल आने वाला है। और मैं बता दूँ कि नासिक में मतलब कि क्या क्या था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कुछ ऐसा था ही नहीं वहाँ कि मैं कह सकूँ कि नहीं ये चीज़ें नहीं करने के लिए या फिर प्रोहिबिटेड की चीज़ कुछ थी ही नहीं वहाँ पे। वो वहाँ पे अंगूर और किशमिश ये सब बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसकी रेट भी, प्राइस भी अच्छी प्राइस पे वो दे देते हैं। और यहाँ पे वाइन ना, आपको एक जो चीज़ मुझे जानना था पर छूट गया, वो था वाइन का फैक्ट्री बहुत है, तो मुझे वो देखना था कि कैसे बनता है या कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं, तो वो रह गया। अदरवाइज़ नासिक से फिर पुणे का जो रास्ता है वो अलग ही खूबसूरती समेटे है। ऐसे तो क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग गए थे पहली बार ज़रूर, लेकिन हस्बैंड बहुत बार जा चुके थे। तो वो बता रहे थे कि यहाँ का रास्ता तो बहुत ख़राब था, अभी इन लोगों ने नया बनाया है पहाड़ को काट कर, जो कि आप देख ही सकते हो आसपास। वो तो बारिश नहीं हो रही थी, वरना यहाँ से भी झरना बहता। और अच्छी बात ये रही ना कि पुणे में और मुंबई में इतनी बारिश हो रही थी ना 10 दिनों से, लेकिन अभी हमारा 2 दिन जब हम आने वाले थे तब से ही बारिश रुकी हुई थी, तो ये ट्रिप बन गया। और कहते हैं ना, भगवान के घर आप जाते नहीं हो, वो आपको बुलाते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ रहा हमारे साथ, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। बस मैंने ट्रेन पकड़ा था और ट्रेन नासिक में रुकी और बस हम वहाँ उतर गए। सफ़र इतना खूबसूरत रहा ना, तो मैं तो ज़रूर कहती हूँ कि अगर घूमना हो या जाना हो या भगवान का बुलावा आता है तो लोग चले ही जाते हैं, जो भी है बातें। पर हाँ, अच्छा है, माइंड फ्रेश हो जाता है। ट्रैवलिंग जिनको नहीं उतना पसंद है वो कैसे भी करो, आप बस लो, ये लो, बहुत सारे ऑप्शंस भी थे वहाँ पे। बस भी जाती है पुणे से नासिक की तरफ, और बस भी अच्छा इजीली आपको 400 to 500 आपको आराम से पहुँचा देती है 4 घंटे में। तो यहाँ पे जैसे हमने पुणे में एंटर किया और ऐसी बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश हो रही थी कि आप देख ही सकते हो। तो ये सफ़र उतना ही यादगार और उतना ही अच्छा रहा। हर हर महादेव।